नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल भारत पाकिस्तान सीमा पर हरामी नाला सीमा चौकी का करेंगे निरीक्षण। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की जिम्निक बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर। विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी और सऊदी समकक्षों से की मुलाकात। तुषार शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत। गिरफ्तारी की तलवार लटकी। ईरान के हुर्मुज प्लान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा, ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को नहीं करेंगे नियंत्रित। समझौते को बताया अभी दूर की कौड़ी। और देश भर में अकीदत के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। त्याग और समर्पण की भावना के साथ लोग विशेष नमाज अदा कर रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कलोल में सीएसआर फंड से निर्मित जेडवा गांव तालाब, ग्राम पंचायत कार्यालय और मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं अहमदाबाद में सीबीएसई के नवनिर्मित प्रादेशिक कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स की तैयारियों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। अमित शाह कल भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित हरामी नाला सीमा चौकी का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाई प्रोफाइल तुषार शर्मा हत्याकांड में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की अदालत ने बुधवार को करीब 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कल देर रात जारी किया गया। 17 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा बीती 15 मई को गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के फैसले को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और गंभीर आरोपों पर गहराई से विचार नहीं किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आरोप केवल मृतका के पति समर्थ सिंह तक सीमित है। आपको बता दें कि इस संवेदनशील मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि केस की तह तक जाने के लिए आरोपी सास गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, जिसके बाद एजेंसी ने जमानत रद्द करने की मांग की थी। ये पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धाराओं 82, 85, 35 तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे ने मृतका तुषा पर गर्भपात करने का दबाव बनाया था। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय सिक्किम दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू आज गंगटोक में पौधारोपण करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली क्षेत्र के जंगल में भड़की भीषण आग को सेना ने वायुसेना और नागरिक प्रशासन के सहयोग से काबू कर लिया है। ये आग गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल इलाके के पश्चिमी ढलानों में फैली हुई थी। इसे बुझाने के लिए 15 घंटे से अधिक समय तक भारतीय सेना, वायुसेना, कसौली एवं चंडीगढ़ के नागरिक प्रशासन और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया।
आग को घने जंगल में फैलने से रोकने के लिए सेना के जवानों ने दमकल वाहनों और पानी के टैंकरों से मोर्चा संभाला, जबकि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चंडीगढ़ स्थित सुखना झील से पानी लेकर ऊपर से छिड़काव किया। पश्चिमी कमान के सैनिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने अभियान की समीक्षा की और स्थिति का जायजा लिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। वन्य जीवन सिर्फ जंगलों, जानवरों या जैव विविधता तक सीमित नहीं है। ये जीवन संतुलन और मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बाघ की दहाड़ से लेकर अमूर फाल्कन की उड़ान तक, सुंदरबन के मैनग्रोव जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है। वन्य जीव संरक्षण के 12 साल के सफर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरणीय शासन के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब केवल जानवरों को बचाना ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना भी है। पिछले एक दशक में लगभग 2% की वनावरण में वृद्धि हुई और फाओ की भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को बचाया है और बढ़ाया है, और उसका जो स्थान है वो पहले 10वें स्थान पे था, वो 9वें स्थान पे बढ़ के पहुंचा है, और नंबर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने में भी उसका 3रा स्थान है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के संरक्षित क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार रहा है। 2014 में भारत में 757 संरक्षित क्षेत्र थे। आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है, जो करीब 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्य जीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 300 से अधिक सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। यह बड़ा विस्तार आवास संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने वन्यजीव आवासों के संपूर्ण विकास योजना के जरिए प्रमुख वन्यजीव कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। शिकारोधी अभियानों, आवास सुधार, वन्यजीव निगरानी और प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत में शेरों की संख्या 2020 की 674 से बढ़कर 2025 में लगभग 900 हो गई। देश के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जंगलों में 700 से अधिक हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा भारत ने पहली बार समन्वित नदी डॉल्फिन गणना अभियान चलाया, जिसमें 6300 से अधिक गंगा नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। ये उपलब्धियां वन्यजीव संरक्षण में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक सफलता की कहानी बनकर उभरा है। भारत में बाघों की संख्या 2014 की 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है।
आज दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। मोदी सरकार ने हाथी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए रिजर्व बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दौरान सबसे उल्लेखनीय संरक्षण अभियानों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास रहा है। राजस्थान में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, आवास सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जैसी नई संरक्षण पहले भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और वन पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 2014 से पहले की 26 से बढ़कर आज 99 हो गई। मोदी सरकार के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि भारत में चीता पुनर्वास परियोजना रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दशकों बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई है। कुल्लू नेशनल पार्क एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि गांधी सागर और बन्नी को भी भविष्य के चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा भी की। आज इस गठबंधन में 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और मजबूत हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा एक वैश्विक सफलता की कहानी बन गई है। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। MD का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MD। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिच फोरम में भाग लेने के लिए साइप्रस के दौरे पर हैं। साइप्रस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष, युद्ध क्षेत्र के घटनाक्रम और व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बैठक को बहुत उपयोगी बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात कर पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। वहीं उन्होंने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास से भारत यूरोपीय संघ सहयोग और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि युद्ध समाप्ति समझौते के तहत ईरान और ओमान संयुक्त रूप से हुर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट की पूर्ण रूप से मनगढ़ंत बताया है। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप के बयान ईरान को यूरेनियम संवर्धन, जलडमरू मध्य पर अधिकार और प्रतिबंध हटाने की मांगों से पीछे नहीं हटा सकते। 3 महीने से जारी इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है।
अचानक कोई मुसीबत जब किसी परिवार के दरवाजे पर दस्तक देती है तो सबसे पहले आर्थिक चिंताएं सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जन सुरक्षा योजनाएं आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गई हैं, जो संकट के समय ढाल की तरह काम करती हैं। इन योजनाओं के जरिए देश का हर वर्ग अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है। 2015 में शुरू हुआ जन सुरक्षा का ये अभियान आज एक बड़े रूप में सामने आया है। इसका मकसद सीधा है, कम से कम खर्च में हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को बीमा और पेंशन की सुविधा देना। देश का भरोसा इन योजनाओं पर कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से अब तक 27 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हादसों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आंकड़ा 58 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं बुढ़ापे का सहारा बनने वाली अटल पेंशन योजना में करीब 9 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कुल मिलाकर करीब 94 करोड़ नामांकन देश में आर्थिक सुरक्षा के बढ़ते दायरे की नई कहानी बयां कर रहा है। इन योजनाओं के जरिए लाखों परिवारों तक सीधे मदद पहुंची है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिससे 10,70,000 से ज्यादा परिवारों को मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3,660 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता 1,84,000 से अधिक परिवारों तक पहुंची है। खास बात यह है कि अब डिजिटल इंडिया की ताकत से पैसा सीधे और तेजी से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। ये योजनाएं केवल पॉलिसी नहीं, बल्कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति की उम्मीद है जिसके पास बड़ी बचत का सहारा नहीं था। बहुत कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा देकर सरकार ने आर्थिक सुरक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है। समय के साथ सरकार इन योजनाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी में है। योजनाओं के कुछ लाभों में बदलाव को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। कोशिश यही है कि योजनाएं किफायती भी रहे और लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी भी बन सके। आज जन सुरक्षा योजनाएं सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। जब हर नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, तभी एक मजबूत राष्ट्र की नींव पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अटूट समर्पण का पर्याय वीर सावरकर, एक ऐसा नाम जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अलग और अमिट पहचान बनाई। क्रांतिकारी लेखक, चिंतक और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर स्वर रहे वीर सावरकर की जयंती पर देश उनके संघर्ष, योगदान और विचारों को याद कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें देश वीर सावरकर के नाम से जानता है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में जन्मे सावरकर ने कम उम्र में ही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजाद देखने का संकल्प ले लिया था। छात्र जीवन से ही उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रबल थी। युवा अवस्था में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की और युवाओं के बीच देशभक्ति और स्वाधीनता की चेतना जगाने का काम शुरू किया। आगे की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे सावरकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े, जहां उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और वैचारिक धार देने का प्रयास किया। वीर सावरकर सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि निर्भीक राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर स्वर भी थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत लाए जाने के दौरान फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह के पास सावरकर ने जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर निकलने की साहसिक कोशिश की, जिसने उनके अदम्य साहस की एक अलग मिसाल पेश की। बाद में उन्हें 50 वर्ष के कठोर कारावास यानी दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। सावरकर
माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। काला पानी की कठोर यातनाएं, बेड़ियों की कैद और अमानवीय परिस्थितियां भी वीर सावरकर के हौसले को तोड़ नहीं सकी। जेल की दीवारों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने विचारों की लौ को जलाए रखा। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने का प्रयास किया और राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा। जेल में रहने के दौरान उनके वैचारिक लेखन ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। वीर सावरकर सिर्फ एक निर्भीक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि प्रखर लेखक, दूरदर्शी विचारक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जैसी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। उनकी चर्चित पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है ने भी व्यापक वैचारिक विमर्श को जन्म दिया। 6 जनवरी 1924 को रिहाई के बाद भी वो राष्ट्र और समाज से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। रत्नागिरी हिंदू सभा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पर बल दिया और वर्ष 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर सावरकर का जीवन साहस, राष्ट्र प्रेम और अटूट संकल्प की एक प्रेरक गाथा माना जाता है। समर्थक उन्हें ऐसे राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों और उद्देश्य से समझौता नहीं किया। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, उनका लेखन और उनके विचार आज भी याद किए जाते हैं। वीर सावरकर का संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भारतीय इतिहास के उन अध्यायों में शामिल है जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक शूटिंग रेंज में भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 21 साल के ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ईशा ने फाइनल में 43 हिट का स्कोर किया, जो सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फाइनल में ईशा शुरुआत से ही पूरी तरह हावी रहीं। उन्होंने 10 में से 5 सीरीज में परफेक्ट 5 लगाए और घरेलू खिलाड़ी डोरेन वैन कैम्प को 5 अंकों के बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बुल्गारिया की मिरोस्लावा मिंचेवा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वालिफिकेशन में भी ईशा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 587 अंक के साथ फाइनल में जगह बनाई। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सोमरीवाला ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। और देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। आज के दिन लोग विशेष नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी की परंपरा को निभाते हैं। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी की परंपरा को निभाते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली संदेश केवल रस्मों तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत, दया और साझा खुशियों में छिपा है।
ये त्यौहार हमारे देश का, भारत का बड़ा त्यौहार है। जैसे मुसलमान सब होली, दिवाली, क्रिसमस, गुरपुरब, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, इसी तरह ईद का त्यौहार भी ये सब मिलकर मनाते हैं। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कपड़ों, सिवैयां, मसालों और घरेलू सामान की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों का रुख करते हैं। ये त्योहार भारतीय साझा संस्कृति की उस खूबसूरत तस्वीर को भी सामने लाता है, जहां हर समुदाय एक दूसरे की खुशियों में शामिल होता दिखाई देता है। ईद उल अजहा का रिश्ता हज से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के मुकद्दस सफर पर पहुंचते हैं। तो हज जो होता है ये 5 दिन का होता है। इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, शहंशाह का या ग़ुलाम का या अवाम का, कोई परहेज़ नहीं है। हज ये हमको इस बात की याद दिलाता है कि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ईद उल अजहा इंसानियत को ये याद दिलाती है कि सच्ची इबादत, अच्छे आचरण जरूरतमंदों की मदद में है। यही संदेश इस त्योहार को खास बनाता है। ईद उल अजहा हमें सिखाती है कि त्याग, नैतिकता और इंसानियत के रास्ते पर चलकर ही एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी के त्योहार का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करता है। साथ ही गरीबों की किस तरह से मदद की जा सकती है और समाज को एक साथ कैसे लेके चला जा सकता है, इस पैगाम को भी आम करने की कोशिश की जाती है इस मौके पर। मैं रेशमा, कैमरामैन मोंटी के साथ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।